नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। ईपीएफओ ने अपने नियमों में बदलाव करते हुए पहली बार घर खरीदारों को तोहफा दिया है। अब जो पीएफ के निकासी के नियम है उसमें कुछ बदलाव करते हुए आप खाता खोलने के 3 साल के अंदर घर की खरीदारी के लिए, डाउन पेमेंट के लिए, ईएमआई भरने के लिए 90% तक रकम को निकाल सकते हैं। पहले शर्त 5 साल की थी, लेकिन इससे फायदा क्या होगा? दूसरी बात यह है कि पीएफ का आपका पैसा रिटायरमेंट के लिए जमा होता है, तो क्या ये समझदारी है कि आप अपने पीएफ से बाकी ज़रूरतों के लिए पैसा निकालें? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी हमारे साथ है। म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर से चर्चा करेंगे। दोनों एक्सपर्ट्स का स्वागत है आज के हमारे शो में। पीएफ बहुत ही एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, मैंडेटरी है एम्प्लॉयज़ के लिए उसमें पैसा कंट्रीब्यूट करना। अब कुछ बदलाव हुए हैं पीएफ के नियमों में, खासतौर पर विड्रॉल की अगर हम बात करें उसके जो रूल्स हैं उसके चलते। हेमंत जी, ज़रा पहले समझना चाहेंगे, वैसे भी पीएफ से आपको पैसे निकालने की इजाज़त थी, लेकिन कुछ रूल्स हैं जिसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। जो ख़ास तौर पर घर खरीदार हैं, जो कि डाउन पेमेंट करना चाहते हैं घर का, या फिर जिनकी किस्तें हैं, उनके लिए पीएफ के ये जो नियम है विड्रॉल के, क्या खासियत है इनकी? जी स्वाति, आई थिंक 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो जैसा आपने कहा कि जो ईपीएफ है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉर्पस क्रिएट करता है हमारे रिटायरमेंट के लिए। दूसरी बात, जो अभी ईपीएफ ने जो चेंजेस किए हैं, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं उनके लिए, वो एक मुझे लगता है एक वेलकम स्टेप है। कहीं ना कहीं वो सब्सक्राइबर्स को एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है, क्योंकि देखिए हमारे लिए दोनों ही गोल इंपॉर्टेंट है। घर खरीदना भी इंपॉर्टेंट है और रिटायरमेंट भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले समझते हैं कि रूल में बदलाव क्या हुआ है फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए। पहले जो रूल था वो ये था कि आप 5 साल की सर्विस के बाद आप ये पैसा निकाल सकते थे, और उसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन हो या फिर 36 मंथ्स की बेसिक और डीए, दोनों में से जो अमाउंट कम हो उतना पैसा आप निकाल सकते थे। अब जो रूल चेंज हुआ है उसमें ये कहा गया है कि जो आपका पीएफ का जो कॉर्पस है वो अकाउंट ओपनिंग के 3 साल के बाद, अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं तो उसका 90% पैसा आप निकाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि जब आप घर जैसा एक इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट करते हो या जब घर खरीदना चाहते हो, जो हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, वहां पे आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिले इन टर्म्स ऑफ आप अपना कैसा कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। लेकिन ये भी आपने बिल्कुल जैसा सही कहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि दोनों के दोनों गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये बात सही है कि वो सहूलियत है, आप कहीं और जाने की बजाय, हो सकता है कि आपने लोन लिया हो, आप फिर भी आपको लगता है कि थोड़ी कमी है, क्योंकि इसको आप या तो कंस्ट्रक्शन के लिए या तो ईएमआई के लिए या डाउन पेमेंट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है कि रिटायरमेंट का जो फेज है वो हमारे लिए लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है, क्योंकि वो नॉर्मली वो ऐसा फेज होता है जहां पे हमारी इनकम नहीं होती लेकिन एक्सपेंसेस होते हैं। तो हम जल्दबाजी में इसको इस्तेमाल ना करें, वो तभी इस्तेमाल करें अगर हमें लगता है कि ये पैसा निकालने के बाद भी हमारे में पोटेंशियल है, कैपेसिटी है कि हम एक ऐसा कॉर्पस क्रिएट कर सकें जो हमारे रिटायरमेंट में कोई कंप्रोमाइज हमें ना करने दे। तो मुझे लगता है ये ध्यान में रखा जाए कि ये सहूलियत है आपके लिए, यस डेफिनेटली मदद कर सकता है, लेकिन बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के ही आपको ये पैसा निकालना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि रिटायरमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल है हमारा, और जहां पे आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। बिल्कुल। विश्वजीत जी, अभी हाल फिलहाल में हमने ये नोटिस किया है कि जो पीएफ है इसको एक तरीके से एक सेफ्टी नेट, एक ऐसा सुरक्षा घेरा जिसको आप छू नहीं सकते हैं और जिसको आपको छूना नहीं चाहिए। पीएफ तोड़ना या एफडी तोड़ना ऐसा माना जाता है कि आप अपनी सेविंग्स को बहुत ही इमरजेंसी के टाइम पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब लेकिन जैसे बदलाव आए हैं, अब ऐसा लग रहा है कि इसको थोड़ा लिक्विड बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि जो अन्य बड़े बदलाव है उसमें आप यूपीआई या एटीएम के ज़रिए पैसे विड्रॉ कर सकते हैं इमरजेंसी में। इसमें जो टाइम फ्रेम है 5 साल से कम करके 3 साल का घर खरीदारों के लिए, उसमें भी नियमों में ढील दे दी गई है। तो ये जो कुछ बदलाव हाल फिलहाल में पीएफ को लेकर किए गए हैं, क्या सर आपको मतलब समझ में आता है रिटायरमेंट कॉर्पस के इस पर्पस के चलते? जी बिल्कुल स्वाति जी, अगर हम देखें, पहले कोई सरकारी कर्मचारी या जो ईपीएफ का मेंबर था जब रिटायर होता था तो उसको एक अच्छा खासा लमसम पैसा मिलता था, कुछ करोड़ों में मिलता था, तो ऐसा देखा जाता था। वो सिर्फ इसका लाभ यही था
कि ऐसा तो है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का लाभ तो मिलता ही था, जो रिटर्न इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह था कि वहां से आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते थे आसानी से। तो वो एक बड़ा कॉर्पस बन जाता था, और एक रिटायरमेंट जो हमारे जैसे देश में जहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है रिटायरमेंट के बाद, तो कहीं ना कहीं ये गोल जो है बहुत लोग उसको हल्के में लेते हैं और इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो मेरे हिसाब से आपको बहुत सोच समझ के ये पैसा निकालना चाहिए। हेमंत जी भी कह रहे थे, तभी इंपॉर्टेंट है कि अगर ये लास्ट रिजॉर्ट है, ये पैसा आप तभी निकालें कि मान लीजिए आपको पर्सनल लोन लेना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा ब्याज देना पड़ रहा है, या अगर आप यंग इन्वेस्टर हैं, यंग है, 3 साल ही हुए आपकी जॉब को, तो शायद आप एक बार को चांस लें। मगर अगर आप 40-50 साल की उम्र के हैं और कहीं आपने ये पैसा विड्रॉ कर दिया, तो आपका पूरा रिटायरमेंट हिल सकता है। जैसे कि आपने बागबान जैसी पिक्चर देखी थी, अमिताभ बच्चन जैसे, तो कहीं ना कहीं आप ऐसे किसी और पे निर्भर ना हो जाए। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने रिटायरमेंट गोल को बिल्कुल ध्यान दें। ये पैसा तभी विड्रॉ करें जब अत्यधिक जरूरत हो और इमरजेंसी में आपके पास कुछ और कोई ऑप्शन ना हो, या आपको बहुत हाई इंटरेस्ट में पैसा लेना पड़ रहा है, तभी लें। और कोशिश करें कम से कम लें, क्योंकि ये भी है कि आप लमसम के लिए अगर आप ले भी रहे हैं पैसा, तो आपको कहीं ना कहीं कोशिश करनी है कि रिटायरमेंट के लिए कोई एसआईपी शुरू करें या वीपीएफ में पैसा डालते रहें, क्योंकि रिटायरमेंट को आप कॉम्प्रोमाइज ना करें। ये पैसा तभी लें अगर आपको लगता है कि और कोई विकल्प नहीं समझ में आ रहा है, तभी ऐसा लें। इसका लालच बना रहे हैं कि पैसा निकल रहा है। 1 लाख रुपए आप निकाल सकते हैं एटीएम से, लिक्विडिटी है, आपका पैसा है, आप मालिक हैं, पर चॉइस भी आपकी है, क्योंकि रिटायर भी आप ही होंगे। और वो 30-40 साल जब आपके पास कोई इनकम नहीं होगी, तो ये पैसा आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाला है। तो बहुत सोच समझ के ही ये पैसा निकालना चाहिए। बिल्कुल। तो क्योंकि एंड ऑफ द डे इसका पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि रिटायरमेंट पर आपको एक अच्छी खासी रकम मिल जाए। ये पीएफ में जो कंट्रीब्यूशन जाता है उसका एक बहुत बड़ा पर्पस होता है। आपके लिए टैक्स के बेनिफिट्स भी होते हैं। हेमंत जी, अगर हम ऐसे बेनिफिट्स को समझें, क्योंकि अगर मानिए 3 साल 5 साल से कम करके 3 साल की ढील भी दे दी, तो कितना ही आपका कंट्रीब्यूशन इसमें इकट्ठा होगा? एक फौरी तौर पर तो आप कर सकते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा, लेकिन शायद एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पैसा शायद आपको उतना ना मिल पाए। तो अगर मानिए, क्योंकि घर खरीदारों के लिए, उनके लिए ही अगर ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है, तो एक दो ऑप्शंस भी बता दीजिए कि अगर घर खरीदने के लिए या उसकी मरम्मत के लिए पैसे अगर आपको चाहिए, तो और ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? देखिए स्वाति, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप 3 साल के बाद पैसा निकालते भी हैं, तो कितना बड़ा कॉर्पस आप बना लेंगे, और उसका 90% निकालेंगे तो कितना फर्क पड़ जाएगा आपके वहां पे। पर आई थिंक देखिए, दो एस्पेक्ट है इसके। एक, ईपीएफओ की इंटेंशन ये भी हो सकती है कि आपके पास पैसा है, आपको सहूलियत दी जा रही है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है, अगर जरूरत पड़े तो आप वहां से ले लीजिए। बट जैसे अगर हम एसआईपी इन्वेस्टमेंट की भी बात करें स्वाति, राइट, वो ओपन एंडेड फंड में होती है, कभी पैसा निकाल सकते हो। हमने बदलाव क्या देखा है निवेशकों में अभी पिछले कुछ सालों से, कि वो गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू करते हैं अभी। यानी वो अपनी एसआईपी को 10 साल, 15 साल, 20 साल कंटिन्यू करते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो पैसा आप कभी भी निकाल सकते हो। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स के दिमाग में और वो जो मैच्योरिटी है उनकी सोच में, वो डेफिनेटली आ रही है। ये एक, मैं उसको ऐसे देखूंगा कि एक सहूलियत है आपके पास। और जैसा मैंने पहले भी कहा, और हम जैसे डिस्कस भी कर रहे थे अभी, कि उसको निकालने से पहले आपको बहुत सोच समझ के निकालना है उसको। शायद ये बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट भी ना कर पाए। एंड आई एग्री, जैसे विश्वजीत ने भी कहा कि अगर आप 40 साल की उम्र में निकालते हो, 50 साल की उम्र में निकालते हो, तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। तभी एक सब्सटेंशियल अमाउंट भी होगा, लेकिन वो रिस्क भी होगा आपके लिए। तो उनके लिए ऑप्शन ये है स्वाति, के आप अपना गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस फॉलो करो। कि आपको लगता है कि हमें घर खरीदना है, अपने आप को समय दो कि अगले 5 साल 10 साल में घर खरीदना है, कितना पैसा लगेगा, कितनी डाउन पेमेंट होगी, आप लोन लेंगे। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि आपको एक तरीके से एक फाइनेंशियल प्लान बनाने की जरूरत है। कि अगर मैं 50 लाख का घर ले रहा हूँ या 1 करोड़ का घर ले रहा हूँ, उसमें 10% या 15% अगर मुझे कंट्रीब्यूट करना है, तो मुझे वो अक्यूमुलेट करना है। लेकिन 15 साल के बाद मुझे ईएमआई भी पे करना है। तो आई थिंक फॉरवर्ड लुकिंग सोच के साथ पूरे बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से बजटिंग बना के ध्यान रखना होगा। जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा, घर बनाना उतना ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली अगर किसी गोल की हम बात करें, और ये हमारी लाइफ का सबसे बड़ा परचेज भी होता है, रिटायरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां पे भी आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। तो आई थिंक हर एक गोल के लिए, इंक्लूडिंग घर खरीदने के लिए, अगर आपको जरूरत है तो आपको अपने आप को एक समय देना पड़ेगा। उस हिसाब से प्लान की, जल्दबाजी में जब इतनी बड़ी परचेज करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली डिफिकल्टीज हो सकती हैं।
तो बिल्कुल सुविधा आपके लिए जरूर है, पर सोच समझकर इस सुविधा का इस्तेमाल आप करें। आइए अब सबसे पहले दर्शक से भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं वीपी सक्सेना जी। स्वागत करते हैं सर आपका हमारे शो में। आप अपना पोर्टफोलियो आपने हमें भेजा, कुछ आपकी इन्वेस्टमेंट्स चल रही हैं, थोड़ा डिटेल दीजिए। ये तो आपकी उम्र कितनी है और कब तक के लिए आपने इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया है? सक्सेना जी सुन पा रहे? ओके, दर्शक से एक बार फिर से हम कांटेक्ट करते हैं। मीनवाइल इनका सवाल हमारे पास है। हेमंत जी, आप जरा इनका पोर्टफोलियो रीड कीजिएगा। 3,000 रुपए तक की एसआईपी अभी ये कर रहे हैं। पोर्टफोलियो वैल्यू अराउंड 30 लाख की इनकी बन चुकी है। फंड्स जो उन्होंने दिए हैं वो एक ही फंड में निप्पॉन इंडिया ग्रोथ में 3,000 की एसआईपी की है। एसडब्ल्यूपी से कितना ये अमाउंट निकाल सकते हैं जिससे इनको टैक्स ना देना पड़े लॉन्ग टर्म का? और बैलेंस एडवांटेज फंड को भी लेकर थोड़ा सा ये सलाह चाह रहे हैं। इनके सवाल को देखकर लग रहा है कि मोस्टली शायद ये सीनियर सिटीजन है या फिर अपने लेट 50s में शायद हैं। तो सक्सेना सर को जरा हेमंत जी आप राय दें कि क्या इनके लिए सही तरीका होगा? जी स्वाति, अधिक जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, 3,000 की इन्वेस्टमेंट है इनके एसआईपी से। और जैसा उन्होंने बताया कि वो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये काफी अच्छा फंड है, काफी लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, इन्वेस्टर्स ने काफी रिटर्न बनाया है इस फंड के अंदर। तो आई एम श्योर इनके रिटर्न जो है पिछले 15 साल में काफी अच्छे रहे होंगे। अब जैसा इन्होंने कहा कि इनकी इंटेंट ये है कि वो एसडब्ल्यूपी से कितना पैसा निकाले कि उनको टैक्स ना लगे, अगर ये इंटेंट है तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि क्योंकि ये इक्विटी फंड है और अगर मैं ये मान के चलूं कि इनकी और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है जो वो इसको रिडीम करे, तो 1.25 लाख तक 1.25 लाख तक जो कैपिटल गेन है उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं पे करना है। टैक्स इंसिडेंस वो डिपेंड करेगा क्योंकि आप हर महीने जब पैसा निकालेंगे तो जो रिडम्पशन जो एनएवी होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। स्टार्ट एनएवी तो हमको पता है, और यहाँ भी क्योंकि एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो भी एक चेंज होती गई है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो बेसिकली मेरा ये मानना है कि जब आप एसडब्ल्यूपी करते हैं तो आपको 5 या 6% पैसा निकालना चाहिए अगर आपकी इंटेंट रेगुलर इनकम जनरेट करने की। उससे फायदा ये होगा, टैक्स इंसिडेंस कम होगा और आप अपने आप को अपॉर्चुनिटी देंगे कि आपका जो पैसा है वो आगे जाके ग्रो भी करता रहे और कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लेशन को बीट करने में मदद करेगा। तो मेरा ये मानना है, क्योंकि मेरे पास वो एनएवी के नंबर्स नहीं है, बट मैं ब्रॉडली कह सकता हूँ ये मानते हुए कि 1.25 लाख का 1.25 लाख पूरा का पूरा इस फंड में अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज्यादा टैक्स इंसिडेंस नहीं होगा। अगर आप 5 या 6% निकालेंगे तो, या फिर हो सकता है कोई टैक्स ना भी लगे। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है और आई थिंक एसडब्ल्यूपी बहुत ही एक टैक्स एफिशिएंट और सही तरीका है वहां से पैसा निकालने के लिए और रेगुलर इनकम के लिए। बैलेंस एडवांटेज फंड का जहां तक सवाल है, बहुत ही अच्छी कैटेगरी है उन निवेशकों के लिए जिनके पास बहुत लंबा समय ना हो या वो ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पे पूरा पैसा इक्विटी में ना जाए और इक्विटी की एलोकेशन मार्केट के लेवल के हिसाब से कम या ज्यादा होती रहे। और ये एक सबसे बड़ी खासियत है बैलेंस एडवांटेज फंड की। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें टैक्सेशन जो है वो इक्विटी फंड्स का होता है, यानी 1 साल के बाद निकालेंगे तो 12.5% और 1 साल से कम निकालेंगे तो 20%। तो बहुत ही अच्छी एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है अगर आपको, जैसे मैंने कहा, समय नहीं है या फिर आपको पूरा पैसा इक्विटी में नहीं लगाना है, तो ये बहुत ही अच्छी ऑप्शन है इन्वेस्टर्स के लिए। ओके, तो वीपी सक्सेना जी, होपफुली आपने हम अपना पोर्टफोलियो पर राय सुनी। हेमंत जी की तरफ से कुछ आपको सजेशंस दिए हैं, उस पर जरूर गौर कीजिएगा। कृति आनंद अगले कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करें। नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। मेरे पास ना पोर्टफोलियो मैं अपना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरे पास ना मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप है, 5,000 पर मंथ कर रहा हूँ, और एसबीआई का स्मॉल कैप है, उसमें भी करीब 5,000 पर मंथ कर रहा हूँ। और मेरे पास निफ्टी 50 के एक्स फंड है जिसमें मैं 5,000 कर रहा हूँ। और मेरे पास एक इसका है यूटीआई का सो कॉल्ड टैक्स सेविंग फंड, इसमें भी मैं 4,000 कर रहा हूँ। और मेरे पास अभी टोटल कॉर्पस 12 लाख के आसपास है। तो क्या सजेस्ट करते हैं मैम, मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर उसको लुक आउट करिए? मेरा टाइम होरिजन अबाउट 15 ईयर प्लस है, रिटायरमेंट प्लान है एक तरह से, और मैं अभी 42 ईयर्स का हूँ। अच्छा, रिटायरमेंट प्लान, अच्छा 42 रिटायरमेंट। तो मतलब टोटल एसआईपी आप मुझे बता दीजिए, टोटल एसआईपी आप फंड्स में कितनी कर रहे हैं अभी? मैं टोटल अभी मैं 4 कर रहा हूँ और टोटल अमाउंट कर रहा हूँ अबाउट 4 एसआईपीज।
22,000। अच्छा 22,000, क्योंकि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी थी थोड़ा सा आपने कम बताया है, उसमें हो सकता है आपने और फंड्स बाद में ऐड किए हो। 22,000 की टोटल एसआईपी है और कुछ एक मुश्त निवेश भी चल रहा है, लमसम भी पैसा डाल रहे हो? मैम जब मार्केट डाउन होता है तो फिर उसमें कर देता हूँ। तो अच्छा वैसे तो एसआईपी है बट लमसम भी ठीक करता है, रहता हूँ बीच बीच में जब डाउन है। बाकी लमसम इससे तो पैसा मेरा डालते रहते हैं, ठीक है, 10% ओके फाइन। विश्वजीत जी कैसा लग रहा है? थोड़ा इन्फॉर्मेशन थोड़ा एडिशनल उन्होंने दी है अपने पोर्टफोलियो से जुड़ी हुई। अब बताइए सर क्या सजेशन रहेगा? जी बिल्कुल आनंद साहब, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। जब भी आप मार्केट फॉल होता है तो निवेश करते हैं लमसम, बहुत अच्छी बात है। और 22,000 की एसआईपी भी कर रहे हैं। तो जो आपका गोल है, आपने 4 करोड़ का लक्ष्य रखा था, तो 26,000 रुपए की एसआईपी अगर आप करते हैं, अभी आप 22 की कर रहे हैं, अगर 4,000 की और बढ़ा दें और 10% का आप स्टेप अप करते रहें, तो जो आपने लक्ष्य रखा है आप 4 करोड़ के लक्ष्य तक वहां पे पहुंच जाएंगे। 18 साल का आपने लक्ष्य रखा है, 42 वर्ष की आपकी उम्र है, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक लक्ष्य रखा है आपने। तो 4 करोड़ का लक्ष्य आप पहुंच सकते हैं। केवल 10% का स्टेप अप करना है आपको हर वर्ष, और 4,000 की एसआईपी आप और बढ़ा लें। तो यहाँ तक गणित तो आपका बिल्कुल ठीक है। फंड्स देखें तो फंड्स भी आपने जो बदलाव किए काफी अच्छे हैं। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप भी अच्छा है, मिराई का लार्जर मिड कैप मुझे नजर आ रहा है, एसबीआई का स्मॉल कैप भी है। तो कोशिश करें एसबीआई के स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस देखें, तो मेरे हिसाब से उससे बेटर परफॉर्मिंग फंड्स आपको मिल जाएंगे। बंधन का स्मॉल कैप या फिर निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप, यहाँ पे आप थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं। पोर्टफोलियो आपका काफी वेल डाइवर्सिफाइड है। यूटीआई का निफ्टी 50 फंड भी ले रखा है आपने, तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों ही तरीके के मार्केट कैप हैं। एएमसी वाइज भी आपका डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है। तो बिल्कुल इन्हीं स्कीम्स में निवेशित रहें, ज्यादा फंड्स ना बढ़ाएं, समय समय पर रिव्यू अवश्य करते रहें, और थोड़ी सी एसआईपी और बढ़ाएं, और हर वर्ष 10% का स्टेप अप करें। तो आपका जो गोल है 4%, 4 करोड़ का, वो आप उसके बिल्कुल आप बिल्कुल पहुंच सकते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए। ओके तो ये रही आपके लिए कुछ बदलाव की सलाह आपके पोर्टफोलियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। बस एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और दर्शकों से करेंगे बातचीत, हमारे एक्सपर्ट्स रहेंगे साथ। देखते रहिए मनी गुरु। तो आज के शो में हमारे साथ हैं विश्वजीत पराशर और हेमंत रुस्तगी, और कर रहे हैं कुछ दर्शकों से बात भी। अमित भसीन जी का अगला सवाल हमारे पास आया है। हेमंत जी, इनका पोर्टफोलियो आप प्लीज स्टडी कीजिए। 35 साल की उम्र में इन्होंने 25,000 की एसआईपी अभी फिलहाल की है। पोर्टफोलियो वैल्यू 5 से 6 लाख का ऑलरेडी बन भी चुका है। पीपीएफ में कुछ 5,000 रुपए प्रति महीना डालते हैं, एनपीएस में भी 5,000 रुपए प्रति महीने का उनका योगदान है। लॉन्ग टर्म के लिए क्या फंड सही है पूछ रहे हैं। बेटे के भविष्य को लेकर अगर आगे जाकर इन्हें ट्रांसफर करना हो, अगर विल प्लानिंग अगर ये करना चाह रहे हैं तो क्या प्रोसेस रह सकता है। कुछ फंड्स भी हैं, इनफैक्ट चाइल्ड बेनिफिट प्लान भी इन्होंने ले रखा है एसबीआई का। यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड भी है, एसबीआई का स्मॉल कैप है, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी और एचडीएफसी का स्मॉल कैप भी है। तो फंड्स क्या आपको डाइवर्सिफाइड लग रहे हैं सर इनके, और पूरा पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है आपको? यस, आई थिंक पहली बात तो इनकी अप्रोच जो है एसआईपी से इन्वेस्ट करने की वो बहुत ही अच्छी है। इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट 2-3 चीजें हैं मुझे लगता है इनके पोर्टफोलियो में। अगर मैं देखूं तो 2 स्मॉल कैप फंड मुझे दिख रहे हैं वहां पे। तो डेफिनेटली वो जो इन्वेस्टमेंट है उनके ओवरऑल पोर्टफोलियो के हिसाब से वो ज्यादा है। एक स्मॉल कैप फंड रख सकते हैं चाहे तो, मे बी एचडीएफसी स्मॉल कैप को रखिए, और दूसरा जो फंड है इनके पास एसबीआई स्मॉल कैप, उसकी जगह में अगर आप एसबीआई मल्टी कैप ले तो बेहतर है। उसमें आपको तीनों मार्केट सेगमेंट, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्सपोजर मिलेगा। चाइल्ड बेनिफिट प्लान इनके पास है। देखिए, ये इस तरह की जो स्कीम्स है, गोल स्पेसिफिक स्कीम जो होती है, इसका कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि इनमें आप इन्वेस्ट तो करते हो लंबे समय के लिए, बट उतने अच्छे रिटर्न आपको नहीं मिलते जो नॉर्मल इक्विटी फंड से मिल सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि उसकी जगह पे अगर आप एक अच्छा क्वालिटी का लार्ज एंड मिड कैप फंड लें, जैसे मोतीलाल ओसवाल लार्ज में मिड कैप या इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप, तो मुझे लगता है वो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन होगी। तो कुछ बदलाव करने की जरूरत है इनको। और जहां तक बिल का सवाल है, देखिए बिल बनाना बहुत ही आसान है। आप एक प्लेन पेपर पे भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन जब भी बनाए तो डिटेल्स दीजिए उसके अंदर सारी, और कोशिश कीजिए कि उसको आप रजिस्टर करा सकें। रजिस्टर कराने का फायदा ये होता है कि उसको कोई भी डिस्प्यूट नहीं आता है बाद में कि आपकी मेंटल कंडीशन बनाने के समय पे कैसी थी, क्या प्रेशराइज किए गए थे। तो आई थिंक कुछ चीजें जो बाद में आपको परेशान कर सकती हैं वो नहीं होती है। हालांकि ये कंपल्सरी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है विल अगर आप रजिस्टर करें तो हमेशा अच्छा होगा, और विल बनाना हमेशा एडवाइजेबल है। बिल्कुल। तो अमित जी आपके लिए कुछ राय है, कुछ
एकदम प्रेशियस जो एडवाइस है वो आपको हेमंत जी ने दी है। अगला सवाल हमारे पास सौरभ जी का आया है। विश्वजीत जी 27 साल की उम्र में ये इन्वेस्ट करें, 41,000 की SIP इनकी चल रही है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। 20 साल का टारगेट इन्होंने सेट कर लिया है अपने 20s में ही, 5 करोड़ का टारगेट भी है। कुछ फंड्स हैं जिसमें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप रखा हुआ है, HDFC का ही फ्लेक्सी कैप और HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड भी है, एक बैंकिंग फंड भी है इनके पास SBI का, और SBI का ही इनके पास अपॉर्चुनिटीज फंड है, एक और इनका थीमेटिक सेक्टोरल फंड इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। बताइए सर कैसा लग रहा है पोर्टफोलियो? देखिए, सबसे पहले तो स्वाति जी, मैं थोड़ा जेलस फील कर रहा हूँ कि 27 साल में 41,000 की SIP शुरू करी जा सकती है तो बहुत अच्छा कॉर्पस बनाया जा सकता है, जो मैंने शायद मिस किया होगा। तो बहुत अच्छी बात है, शुरुआत बहुत अच्छी है सौरभ जी। आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो अगर देखें तो थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि आपने 2 सेक्टोरल फंड्स ले रखे हैं जहाँ पे टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, थोड़े साइक्लिकल होते हैं नेचर में, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा रिस्क बढ़ा देते हैं पोर्टफोलियो में। तो आप अगर देखें, पहले एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाएं जिसमें कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों हो। उसके बाद अगर आप चाहें तो सेक्टोरल फंड्स को ऐड कर सकते हैं अपने रिस्क प्रोफाइल को कंसिडर करते हुए। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप भी अच्छा है, HDFC फ्लेक्सी कैप भी अच्छा है, लेकिन दोनों में कहीं ना कहीं ओवरलैप है, तो एक फ्लेक्सी कैप पर्याप्त है मेरे ख्याल में। तो आप HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड भी है आपके पास, तो वहां से आप HDFC फ्लेक्सी कैप फंड की जगह एक प्योर लार्ज कैप फंड ले लीजिए, जिसमें कि निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड या फिर ICICI का लार्ज कैप फंड आप कंसिडर कर सकते हैं। और इसके अलावा जो 2 सेक्टोरल फंड्स हैं, वहां पे अगर आपको लगता है कि बैंकिंग में थोड़ा सा आपको लगता है कि उछाल अभी और आएगा, मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि कुछ रिफॉर्म्स आने बाकी हैं, लेकिन टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो आपको बहुत नजर रखनी पड़ेगी, पैनी नजर रखनी पड़ेगी, कहीं ऐसा ना हो कि आप मिस कर जाए। निकलने, एग्जिट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आपको लगे कि आपने एक सेक्टोरल फंड में निवेश किया। तो थोड़े समय के लिए आप रह सकते हैं, बट मेरे हिसाब से SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड से निकलकर आप एक प्योर स्मॉल कैप फंड लें, जिसमें कि निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप या फिर बंधन का स्मॉल कैप आप कंसिडर कर सकते हैं। और जब आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज से आपको लगे कि यहाँ से भी निकलने का समय है, अच्छा समय है, तो आप इसकी जगह एक कॉन्ट्रा फंड या फिर वैल्यू स्टाइल फंड कंसिडर कर सकते हैं, ताकि आपके पोर्टफोलियो में डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल भी हो जाए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप भी हो जाए, और इसमें डाइवर्सिफिकेशन से आपका रिस्क भी काफी कम हो जाता है। जो SIP है, जो आपने गोल रखा है, अगर गणित देखें तो 41,000 की SIP से आप करीब करीब 4 करोड़ रुपया बना सकते हैं 20 वर्ष में। तो ये बहुत अच्छा पोटेंशियल है, लेकिन आपका गोल जो है 5 करोड़ का है। तो मेरे हिसाब से अगर आप 10,000 रुपए की SIP और इंक्रीज कर दें, जिन फंड्स में मैंने बताया उसमें भी ऐड कर सकते हैं, तो आप 5 करोड़ के लक्ष्य तक आराम से पहुंच सकते हैं। और अगर 10,000 इकट्ठा नहीं करना चाहते तो कोशिश करें हर साल स्टेप अप करें। मेरे हिसाब से, क्योंकि आपकी एज आपकी तरफ है और एक आने वाले समय में आप एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग का अगर आप पूरा लाभ लेना चाहते हैं, तो जितना स्टेप अप करेंगे उतना बड़ा कॉर्पस आप 15-20 साल में बना पाएंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए सौरभ जी। तो ये रही आपके लिए सलाह सौरभ जी, आपके पोर्टफोलियो को लेकर। धन्यवाद करेंगे दोनों ही एक्सपर्ट्स का इस शो में शामिल होने के लिए, हेमंत जी और विश्वजीत जी, थैंक यू सो मच। मनी गुरु में बस इतना ही, वक्त एक ब्रेक का है, देखते रहिए जी बिजनेस।